Hello everyone, my name is Venkatesh and here I am going to teach you about sociological theory. So please stay continue and watch the video. Hello everyone, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये लेक्चर 3 है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए, जिसमें लेक्चर 1 में सोशियोलॉजी की स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने सोशल चेंज की बात की थी और सोसाइटी में कैसे एवोल्यूशंस होते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होते हैं और कैसे सोशियोलॉजी मूव होती है। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरी की, और इसमें जो मेन थिंकर्स हैं, जिसमें आपके अगस्त कॉम्टे हैं, एमिल डुर्कहाइम हैं, मार्क्यूशियन हैं, वेबरियन हैं और कुछ ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं, हर्बर्ट स्पेंसर भी हैं। अच्छा, ये जो भी वीडियो है, इसमें जो भी मैंने आपको सोशियोलॉजिस्ट और थिंकर्स बताए हैं, ये इनके बारे में बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है, बहुत ही लिमिटेड वे में बताया गया है, ताकि एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाए थिंकर्स के बारे में कि है क्या। आगे इनके सेपरेट वीडियोस बनाए जाएंगे जिनमें इन थिंकर्स के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी, तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी की ज़रूरत क्या पड़ी और थ्योरी कैसे इवॉल्व हुई। So sociological theory are embedded in the particular social context and are the deeply influenced by them. Each sociologist, thinkers or theorist has to respond to the social situation in which he or she exists and try to make sense of the enveloping culture. अब यहाँ पे सोशोलॉजिकल थिंकर्स की बात हो रही है जिन्होंने थ्योरी दी। अब इनके सराउंडिंग जो जो सिचुएशंस रही थी अपने अपने एरा में, चाहे वो एमिल डुर्कहाइम हो, हर्बर्ट स्पेंसर हो, कार्ल मार्क्स हो या और अदर सोशियोलॉजिस्ट हो, तो उन्होंने जो जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन की उनको सोशियोलॉजिकल थ्योरी में इस्टेब्लिश किया गया। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें अगस्त कॉम्टे पहले पे आते हैं, फिर एमिल डुर्कहाइम हैं, टैलकॉट पार्सन हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं। तो ये सारे जो हैं फाउंडिंग फादर्स में ही आते हैं। या तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया होगा कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे अगर मैक्स वेबर की बात करें तो उनका थोड़ा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है, हर चीज़ में इकोनॉमिक्स से एंगल लेके चलते हैं वो, और ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं और हर जगह कैपिटलिज्म की बात करते हैं। इसके अलावा डुर्कहाइम की बात करें तो वो सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं। सोशल फैक्ट्स में आपके उन्होंने सोसाइटी पे, डिवीज़न ऑफ लेबर पे, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पे बात की है। तो कई सारे बुक्स लिखी हैं और कई सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। पहला तो एक इनर कॉन्टेक्स्ट है और एक है आउटर कॉन्टेक्स्ट। अब इनर कॉन्टेक्स्ट और आउटर कॉन्टेक्स्ट क्या है? However, it is needed to be pointed out that there is an inner context and outer context. Interplay between these two related arenas of living creates sociological theories. तो इनके बीच का जो होता है इंटरप्ले, वो एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी का निर्माण करता है। इनर कॉन्टेक्स्ट इज द बैकग्राउंड ऑफ द माइंडसेट ऑफ द थ्योरिस्ट एंड ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग फ्लुएंस एंड आइडियाज दैट मोटिवेट अ थिंकर टू बिकम अ सोशल थ्योरिस्ट। तो अगर किसी को सोशल थ्योरिस्ट बनना है तो उसके बैकग्राउंड में और उसका जो माइंडसेट है, ठीक है, उसके लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए होंगे उसका वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर आप अंबेडकर की फ़िलॉसफी पढ़ेंगे तो उनके जीवन में जो जो भी इवेंट्स रहे हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हुआ और वो उनके बुक्स पे भी दिखता है। जैसे उन्होंने कास्ट के बारे में काफ़ी एनिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में लिखा हुआ है, और भी कई सारी बुक्स हैं उनकी जिस पर कई पे उन्होंने रिसर्च की हुई है और टॉपिक्स पे, और उन्होंने काफ़ी कंटेंट लिखा है। तो वो जो है एक कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड को बताता है कि उनका माइंडसेट क्या था पहले, और उस हिसाब से उस चीज़ों को डेवलप किया गया। आगे बढ़ते हैं। A theory, a sociological theory is developed. As it is well known, sociology was developed first in the West and it was the 21st century that it percolated in India. मतलब ये कह रहे हैं कि पहले तो ये वेस्टर्न सोसाइटी में डेवलप हुई सोशियोलॉजी, और उसके बाद जो 20वीं शताब्दी थी वो इंडिया में डेवलप हुई। An important element to create need of sociological theorizing thus the French Revolution.
गिव राइज टू द मेनी चेंज इन द सोसाइटी। मित्रों, जैसा कि मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ इसके बारे में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिला सोशियोलॉजी को। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी आई थी और इस चीज़ को डायरेक्टली अडॉप्ट भी किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही सोशियोलॉजी में ही इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसमें आपको बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, और ये सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविटी। अब इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव क्या है? Thus, these thinkers wanted to point out that there was more to existence than the individual, and this was society itself. Society was viewed as one long flow from past to present towards the future. Further, we find that the role and relationship along with organization were the important aspect. So, ये कह रहे हैं कि सोसाइटी जो होती है खुद ही इवॉल्व करती है अपने पास्ट से अपने फ्यूचर की तरफ, और उसमें एक रिलेशनशिप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बीच स्टेब्लिश होता है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द सोसाइटी। अब जैसे पुरातन काल में आपने देखा होगा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, उसमें कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन और सोशल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म होते हैं और धीमे धीमे वो आगे बढ़ते हैं। आज अर्बन सोसाइटी डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पहले जो एरा था, जो हमारी सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन थी, उसी से इमर्ज होकर आगे बढ़ी। उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते थे, डिफरेंट इंडिविजुअल में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता था, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द सोसाइटी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एंड हायरार्किकल सिस्टम, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो होता था। दैट इज़ द कंजर्वेटिव रिएक्शन सपोर्टेड द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक जो न्यू वर्ल्ड जो कंजर्वेटिव रिएक्शन था, उन्होंने एक हायरार्की को सपोर्ट किया कि एक ये फर्स्ट स्टेज के हैं, सेकंड स्टेज के। जैसे आज के भी समय में हम देखते हैं कि एक तो फर्स्ट क्लास है, फिर जो सेकंड क्लास मिडिल क्लास कही जाती है, और एक लोअर क्लास कही जाती है। लोअर क्लास में मोस्टली जो होते हैं लेबरर्स होते हैं या डेली वेजेस वाले होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं। फिर उनके ऊपर होती है मिडिल क्लास, जो मोस्टली प्रोफेसर्स होते हैं या फिर और भी कई प्रोफेशन में होते हैं। ये बेसिकली जो है ये सोशियोलॉजी से ही निकला है, बट ये जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ये इमानुएल डुर्कheim के डिवीज़न ऑफ लेबर से लिए गए हैं। उसमें वो बताते हैं कि देयर इज शुड बी ए स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इन एवरी फील्ड। तो ये वहीं से निकल के आया हुआ है। और उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की है आपने, उसमें दो ग्रुप हुआ करते थे, जिसमें एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और उसके बाद फिर एक रिवॉल्यूशन आया फ्रांस में जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जहाँ से 2-3 फिलॉसफी निकल के आई और उसको डायरेक्टली अडॉप्ट किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, कॉम्टे एंड एनलाइटमेंट। अब अगस्त कॉम्टे की बात हो रही है। ये 1798 से 1857 तक थे, एंड ही वॉज द पायनियर वर्क इन द सोशियोलॉजी, अ टर्म ही क्वाइंड। अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजी का जो टर्म था उसको कॉइन किया था। पहले जो ये था सोशल फिजिक्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अगस्त कॉम्टे का सोचना था कि फिजिक्स की ही तरह एक साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट जो है उसे डेवलप किया जाए सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर को समझने के लिए। तो सोशल फिजिक्स को डेवलप किया गया। आफ्टर दैट उन्हें ये लगा कि ये जो सोशल फिजिक्स टर्म है वो उपयुक्त नहीं है, एंड उसका और भी कई जगह यूज हो चुका है, तो उन्होंने उसे टर्म कर दिया सोशियोलॉजी में। सो ही कॉल्ड सोशियोलॉजी वॉज डेवलप एज अ काउंटर टू द सोशल एनार्की अनलेस इन द फ्रांस आफ्टर द रिवॉल्यूशन। तो ये चीज़ थी। अब सोशियोलॉजी में उन्होंने 2-3 स्टेज बताया कि इनसे हम अगर अप्लाई करें ये सारी चीज़ें तो हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसे एक साइंटिफिक वे में राइट डाउन कर सकते हैं। पहला स्टेज है थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज इन विच सुपरनैचुरल पावर्स एंड रिलीजियस आइकन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इम्पैक्टिंग ऑन द सोसाइटी एंड इवन द वर्ल्ड इज बिलीव टू बी द प्रोडक्ट ऑफ गॉड। तो जो पहला स्टेज था थियोलॉजिकल स्टेज, उसमें सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में कहा जाता था कि देयर वर सम सुपरनैचुरल पावर्स और उसी से सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, एंड ऑल द थिंग्स आर लिंक्ड विद द सुपरनैचुरल पावर्स। और गॉड पे बिलीव किया जाता था, और उसके बाद कहा जाता था कि गॉड से ही सोसाइटी जो है मूव होती है, उसी पे चलती है।
इसके बाद सेकंड जो आया मेटाफिजिकल स्टेज आया. दैट वाज द स्टेज, इट वाज वन इन विच नेचर वाज हेल्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट मैन एंड सोसाइटी. अब यहाँ पे नेचर की बात होने लगी, प्रकृति की बात होने लगी कि प्रकृति ही जो है सब चीज़ का उद्गम है. प्रकृति से ही ये पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से फिर अनाज आता है, और अनाज से फिर हम उससे जो होती है बेसिक मूल सुविधाएं जो होती हैं उपलब्ध की जाती हैं, जो बेसिकली फूड चेन की बात हो रही है यहाँ पे. इसके आगे बढ़ते हैं. थर्ड स्टेज है पॉजिटिव स्टेज. This is the stage came next was fundamentally influenced by the science and the law that is discovered. Thus there was no God, nature in the stage so far as explanation are concerned. So positivist stage में ये मान लिया गया था कि भगवान जैसा कुछ नहीं है, there was no God in this stage, और एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है. हर चीज़ को एक साइंस के नज़रिए से देखा जाने लगा. According to him, the positivist stage dominates only when even the traces of the theological metaphysical stage have been finally reduced, if not completely eliminated from the society. Only then would order prevail, the evolutionary scheme be proved correct. अब यहाँ पे ये देखिए कि साइंस की बात हो रही है कि हर चीज़ को एक साइंटिफिक वे में लेके चला जाए. उस समय तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही थी कि सोशियोलॉजी को एज अ साइंस डील किया जाए या एज अ नॉर्मल सब्जेक्ट डील किया जाए. बहुत से सोशियोलॉजिस्ट थे जो इसके अगेंस्ट थे, और बहुत से सोशियोलॉजिस्ट थे जो इसके फेवर में थे कि इसको एज अ साइंटिफिक वे में ट्रीट किया जाए, क्योंकि आप सोसाइटी के जो सोशल रिलेशनशिप हैं, सोशल बिहेवियर हैं, उसको एक साइंटिफिक वे में ऑब्जर्व करते हैं, राइट डाउन करते हैं, डेटा बनाते हैं उसका, और फिर लास्ट में कंक्लूजन पे निकलते हैं. जैसा कि नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स में होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है. तो इसके बाद बढ़ते हैं डुर्कहाइम. अब इमानुएल डुर्कहाइम ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं सोशियोलॉजी में, और इन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी है. इनके वर्क को मतलब बहुत ही ट्रेमेंडस क्वालिटी ऑफ वर्क कहा जाता है. एक अलग ही लेवल पे सोशियोलॉजी को पहुंचा दिया था इन्होंने. डुर्कहाइम 1858 से 1917. द सोशियोलॉजिस्ट हु टुक ऑन द मेंटल फ्रॉम कॉम्टे, who was his procedure. Durkheim believed, unlike Comte, that the Enlightenment was not all negative, but in fact did have some position aspects such as emphasis on the scientific method. तो वही ये साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं कि एक साइंटिफिक मेथड में सोशियोलॉजी को स्टडी किया जाए. Durkheim was against anarchy and the social chaos, and large portion of work deal with the study of social order, which he felt was the need of the hour. मतलब ये कह रहा था कि सोशल ऑर्डर और सोशल फैक्ट, these are the two important key to study the sociology. मतलब इन दो के बिना तो आप समाजशास्त्र का अध्ययन कर ही नहीं सकते अगर सोशल ऑर्डर और सोशल फैक्ट को आप नहीं समझते. तो पहली इनकी बुक 1895 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड. अच्छा, ये बुक जो है बिल्कुल ही रिसर्च ओरिएंटेड है, ठीक है, एक साइंटिफिक वे डेवलप करती है सोसाइटी को स्टडी करने को. मैं अलग से एक वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको सारी डुर्कहाइम की बुक्स की कॉपीज़ और उनमें क्या क्या है वो अलग अच्छे से बता दिया जाएगा आपको. अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन है सारे सोशियोलॉजिस्ट का जिसमें डुर्कहाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं. अच्छा, पहला तो ये हो गया द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स. अब इसके बाद इन्होंने जो बुक लिखी थी वो सुसाइड पे थी, स्टडी ऑफ सुसाइड 1897 में. अब इन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सुसाइड बताए. या तो सोसाइटी से बहुत अटैच्ड होता है बंदा तब उसकी डेथ हो जाती है, या सोसाइटी से दूर होता है आइसोलेशन स्टेज में आ जाता है तो डेथ हो जाती है. जैसे अभी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले एक ब्लू व्हेल गेम आया था. ब्लू व्हेल गेम में बहुत सी डेथ हो रही थी लोगों की, कई युवा इसका शिकार हुए थे. तो उसका रीज़न ये था कि वो आपको सोसाइटी से आइसोलेट कर देता था, और आप जो भी उसका एडमिन था, जो उस गेम का ऑथर था, उसको डील कर रहा था, वो इंस्ट्रक्शंस देता था और उस इंस्ट्रक्शन को जो व्यक्ति खेल रहा होता था वो फॉलो करता था. एक टाइम के बाद उसका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता, उसकी साइकी पूरी डेवलप हो जाती थी कि वो एडमिन का ही काम आनेगा. तो लास्ट स्टेज में उसमें फाइनल में कुछ भी हो सकता है. मे बी उसमें आपसे कह दिया जाए कि आप ब्रिज से छलांग लगा दीजिए, जंप कर दीजिए. तो ऐसे ऐसे सिचुएशन हुए जिसमें कई सारे सुसाइड हुए. तो वो एक टाइप का सुसाइड है
जिसमें डुर्कहाइम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि एनोमी क्या होता है या अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड्स क्या होते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि या तो आप सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं या सोसाइटी से बिल्कुल ही बाइकआउट हो जाते हैं, आइसोलेशन फेज में चले जाते हैं, तो फिर ये सुसाइड के रेट्स की स्थिति बढ़ सकती है। अब आप सोच ही सकते हैं कि इस डेटा को कलेक्शन में कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि जो उस व्यक्ति का आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो वो तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, वो तो सुसाइड कर चुका है। तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स से या फिर उनके रिलेटिव से ही डेटा फैच किया जाता और उसको स्टडी किया इन्होंने। पूरी बुक लिखी हुई है, बहुत अच्छी बुक है, जिसमें सारे फेसेस बताए गए हैं सुसाइड के। अच्छा, ये बुक साइकोलॉजी में भी यूज होती है, जिसमें सुसाइड के फेसेस को स्टडी किया जाता है। क्रिमिनोलॉजी का भी पार्ट है। जो लोग नहीं जानते क्रिमिनोलॉजी, उनके बारे में बता दूं कि सोशियोलॉजी का ही एक ब्रांच है क्रिमिनोलॉजी। स्पेशली जो पुलिस के सिस्टम में होते हैं वो क्रिमिनोलॉजी की स्टडी की जाती है वहाँ पर, ताकि क्रिमिनल्स के माइंडसेट को बहुत अच्छे से स्टडी किया जा सके और क्राइम पे पाबंदी लगाई जा सके। तो ये सारी चीज़ें सुसाइड के बारे में बताया। इसके बाद रिलीजन के ऊपर इन्होंने बुक्स लिखी है। बुक का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस बुक में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में टोटम्स के बारे में बताया गया। अब टोटम्स क्या है? टोटम्स जो होते हैं एक सेक्रेड टैटू होता है। आप देखा होगा मॉडर्न एरा में बहुत से लोग टैटू बना के चलते हैं बॉडी पे। तो एक सेक्रेड आइकन है, सेक्रेड फेस है। मोस्टली ट्राइब्स में होता था ये। ट्राइब्स में लोग क्या करते हैं कि अपने बॉडी को कलर कर लेते हैं, फेस को, और उसके बाद साथ में नाचते हैं, गाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके बीच में एक सोशल सॉलिडरिटी जनरेट होती है, सोशल कॉन्शियसनेस जनरेट होती है। सो ही वाज द फर्स्ट हु हैज स्टडी दिस एंड राइट द बुक ऑन एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ये ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स में गए थे और वहाँ पे करीब 5-6 साल रुके थे और वहाँ पे जाके इन्होंने स्टडी किया था डुर्कहाइम साहब ने, और फिर ये बुक लिखी जिसे कहते हैं द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसमें सोशल फैक्ट, सोशल बिलीफ की बात होती है और फिर टोटम्स की बात होती है, सेक्रेड प्लेसेस जो हैं उनकी बात होती है। टोटम्स आर वर्शिप्ड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे अभी मॉडर्न एरा में भी अगर आप देखेंगे तो अभी विलेज सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ कुल देवी की पूजा होती है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टोटम्स। मदर गॉडेस की पूजा होती है, ठीक है। आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो मदर गॉडेस का आपको मिल जाएगा वीडियो। एनजीओ में भी अवेलेबल है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है एनजीसी, उस पर भी इसका वीडियो अवेलेबल है। तो मदर गॉडेस जो है वो नेचर ऑफ गॉड, प्रकृति की जो देवी हैं उनके बारे में बताया गया उसमें। तो ये था आपका एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डुर्कहाइम हो गया, अब आगे हम मार्क्स पे, कार्ल मार्क्स पे। अब मार्क्स जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल को फॉलो करते हैं। अब इन्होंने कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, पूंजीवाद का सिद्धांत, जिसमें जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो मनी अर्न करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, अपनी पूंजी को बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सो दे डोंट बॉदर अबाउट लेबर्स एंड ऑल। वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, वो अपनी पूंजी का संग्रहण में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये तो एक दोनों के बीच संघर्ष हमेशा ही रहता है और उसी को कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट का एक ये भी एग्जांपल है कि दो आइडियाज़ जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं और फिर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और उससे थर्ड आइडिया बॉर्न होता है। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था कि जो मोनार्की सिस्टम में जो ऊपर के राजा महाराजा थे वो क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे नीचे के लेबरर्स को, और जो मजदूर क्लास है, मजदूर वर्ग है, दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो ये एक्सप्लॉइटेशन से फिर एक थर्ड आइडिया बॉर्न हुआ, संघर्ष हुआ उनके बीच में, स्ट्रगल हुआ, और स्ट्रगल फेस के बाद एक नया आइडिया बॉर्न हुआ जिसमें इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी यूज हुई। तो ये कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी दैट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द कार्ल मार्क्स। तो दो सिद्धांत जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने होंगे, कैपिटलिज्म
और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। बाकी और भी हैं, डायलेक्ट्रिक मेटलिज्म की बात करते हैं। तो ये था कार्ल मार्क्स के बारे में, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, और भी काफ़ी कुछ है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे सारे सोशोलॉजिस्ट का एक एक करके, ताकि उन्हें हम डिटेल में स्टडी कर सकें। अब यहाँ पे देखते हैं, देयर इज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी विद इन मार्क्स इकोनॉमिक वर्क्स, बट मार्क्स रेडिकल आइडियाज ऑल्सो फिट इन द पॉलिटिक्स, एंड इट परहैप्स दिस इज द रीजन दैट his ideas were questioned, even the question Hegel and Feuerbach, that Marx's work was ideologically created much opposition to it, especially by the scholars with conservative learning. It was Marx's polemical style that created problems, not simply to the presence of ideological spurs. तो इसकी बात हो रही मार्क्स की। मार्क्स का भाई इकोनॉमिकल एंगल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कार्ल मार्क्स जो है इकोनॉमिक वर्क्स की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, पूंजीवाद के सिद्धांत की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ सोशियोलॉजी में ही इनका जो थ्योरी है वो फिट नहीं होती, वो पॉलिटिकल साइंस में भी फिट होती है। तो इतना ही था कार्ल मार्क्स के बारे में। मैक्स वेबर में बात करते हैं। मैक्स वेबर जो है इनका इकोनॉमिकल एंगल है, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं और हायरार्किकल सिस्टम की बात करते हैं। यूपीएससी में शायद ही ऐसा कोई ईयर होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, जिसमें ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैक्स वेबर के सिद्धांत को पूछा गया हो या मैक्स वेबर की आइडियोलॉजी को पूछा गया हो। हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इकोनॉमिकम डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं मैक्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। मैक्स वेबर की आइडियोलॉजी है, ये देखिए मैक्स वेबर। तो वेबर was concerned with what is known as the formal rationality, was thus enveloped in the development of bureaucratization. Thus Weber pointed out three types of authority in the political structure. तो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बताया था, ये समझ लिया हमने। और वेबर ने 3 पॉइंट आउट किए थे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। पहला क्या था? पहला था ट्रेडिशनल, दूसरा था कैरिस्मेटिक, तीसरा था रैशनल लीगल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। While the traditional system of charismatic authority have been witnessed historically, it is the rational legal system. ठीक है, तो तीसरा जो था रैशनल लीगल सिस्टम की बात करते हैं। तो पहला जो था वो था ट्रेडिशनल सिस्टम। अब ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था? ये एक बिलीफ पैटर्न को फॉलो करता था, लाइक दैट इन द मोनार्की वेयर सक्सेशन इज इन अ लाइन ऑफ किंग। तो जो भी सारी पावर्स थी वो किंग के पास होती थी मोनार्की सिस्टम में, और एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ था कि जो किंग है वो गॉड है, जो हमारा राजा है भगवान के समान है, जो करेगा देश के लिए अच्छा ही करेगा। तो ये एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो था करिश्मेटिक अथॉरिटी, अब इसे हिंदी भाषा में बात करें तो करिश्माई सिद्धांत कहा जाता है। दैट इज डिपेंड ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी विच इज द इनकम्बेंट हैज़ विच क्रिएट्स द लीडरशिप। अब इसमें एक ऐसा व्यक्ति होता था जो अवलंबी होता था, निर्भर होता था, और उसके पास एक करिश्माई ताकत होती थी। जैसे अपने यहाँ बात करें हिस्ट्री में तो गांधी जी को माना जाता था कि उनके पास एक करिश्माई ताकत है जिससे वो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देते हैं, ब्रिटिश से लड़ने के केवल शक्ति जो है उन्हीं के पास। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी की बात होती है। The belief among the adherents of the charismatic leader power is enough to phenomenon to exist. Thus, these true type of authority are historically embedded, and we find that rational legal authority is the basic modern modality. अब मॉडर्न एरा में आए तो हमने पाया कि एक रैशनल लीगल अथॉरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलप हुई, लीगल सिस्टम्स बनाए गए जिसमें प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ द रैशनल लीगल प्रोसीजर। तो 3 टाइप की चीज़ें बताई गई, और ये मैक्स वेबर का सिद्धांत है। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फॉर्मल रैशनैलिटी। औपचारिक समझदारी की बात करते हैं मैक्स वेबर। तो ये था हर्बर्ट स्पेंसर, ये लास्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं आज के। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो डार्विनवाद से काफ़ी प्रभावित थे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट स्टेज पे सर्वाइव कर जाए। देखिए, सोशल चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, और सोशल चेंज को जो स्पीसीज अडॉप्ट कर लेती है वही सर्वाइव कर पाती है, और जो नहीं कर पाती उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है।
तो हर्बर्ट स्पेंसर का यही एवोल्यूशन का सिद्धांत है जो डार्विनवाद से ये प्रभावित है। तो इतना ही था हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। तो आज हमने देखा कि कैसे कार्ल मार्क्स, इमानुएल डुर्कहाइम, अगस्त कॉम्टे और इसके अलावा मैक्स वेबर, साथ ही हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब सोशोलॉजिस्ट का हमने अध्ययन किया। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इनके बारे में जिसको आपने समझ लिया। अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे सोशोलॉजिस्ट होंगे अलग अलग, उनके सारे बुक्स वगैरह होंगे और उनका जो भी जिस स्कूल को वो फॉलो करते होंगे, जो पर्सपेक्टिव लेके चलते होंगे, उनका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। Please like and subscribe my channel and stay connected with me. Thank you. Thanks a lot.